हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया सेशन लेके आए हैं। लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो अपडेट है 2024 का ये संस्करण है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले आप एक प्रैक्टिस के तौर पे या अपने जो सब्जेक्टिव जो टॉपिक पढ़ा हो, इतिहास हो, साइंस का पोर्शन हो, पॉलिटी हो, अर्थशास्त्र हो और विविध हो, तो आप जो भी चीज़ पढ़े हैं तो उसका, क्योंकि एमसीक्यू लगाना एक बेहतर होता है। अगर एमसीक्यू आप लगाते हैं सब्जेक्टिव पढ़ने के साथ साथ तो आप एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग एकदम बेसिक बुक से बात करेंगे, बेसिक बुक की बातें करेंगे, जहाँ से एग्ज़ाम में लगभग 60% क्वेश्चन तो रहते ही हैं और उतना में रिजल्ट भी हो जाती है। तो आप लोग हमारे चैनल सचिन कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और एक नए सेशन के साथ चालू करेंगे जिसमें आपको पूरा ऑब्जेक्टिव लुसेंट बुक कराया जाएगा। तो चलिए, आज का मेरा पहला टॉपिक है इतिहास से पेज बाय पेज यानी लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का हम ख़त्म करेंगे पार्ट बाय पार्ट में। तो चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास, यानी प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत से शुरुआत है। तो भारतीय इतिहास के टॉपिक देखेंगे जिसमें सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय में देखेंगे इतिहास की बहुत सी बातें होंगी, उसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव बुक भी बहुत सहायता होती है और एमसीक्यू तो बेहतर ही होता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, आज का हम क्वेश्चन देखते हैं पहला कि क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, यानी किस चीज़ का अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। अतीत का करते हैं, समाज का, शासन का या पर्यावरण का। तो इतिहास के तहत जो अध्ययन किया जाता है वो अतीत का अध्ययन किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि इतिहास में बीती हुई घटना को अध्ययन करते हैं। तो इतिहास के तहत अध्ययन जो किया जाएगा यानी किसका किया जाता है, तो अतीत का अध्ययन करते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार इसमें हेरोडोटस था। ये 5वीं सदी का था और इन्होंने हिस्ट्री का एक बुक लिखा था और इसे ही, हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? यानी कह रहा है कि किस व्यक्ति ने ये वक्तव्य दिया कि इतिहास के जो समस्त निष्कर्ष होते हैं युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो यह है थियोसिडाइडिस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। द हिस्ट्रीज किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है द हिस्ट्रीज? ये लिखा है हेरोडोटस। किसने लिखा? हेरोडोटस ने लिखा है और इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हम अभी भी बताए हैं आपको कि इतिहास का जो पिता कहते हैं, किसे कहते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो ये कथन जो हो जाएगा हीगेल का। हीगेल कहता है कि इतिहास अपने को दोहराता है। अगला क्वेश्चन है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हीगेल का। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये क्या कहा था? ये कार्ल मार्क्स कहा था। कार्ल मार्क्स का कहना है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स
के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो कौन मार्क्स के वर्णन को संक्षिप्त वर्णन करता है? स्टेटमेंट है बी आंसर होगा। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये किसने किया है? तो ये क्या है आपको? मार्क्स ने किया है। ठीक है, मार्क्स ने किया है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो ये समझाया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो ये कथन हो जाएगा सीले का, यानी इसका आंसर सीले हो जाएगा। सीले यानी इतिहास जो है विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो ये सीले का कथन है। आगे देखते हैं, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो जैसे सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो अशोक करा कि ओकसाट, यानी ओकसाट जो है ये करा कि सच यह है डैश कि इतिहास अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेविलियन ने कहा कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यानी इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं, ये ट्रेविलियन ने कहा था। कॉलिंग वुड कहता है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी कहता है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? यानी कह रहा है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था बेनेडिटो क्रोचे। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था 15 का आंसर बताइए आप लोग। E.H. कार ने कहा था। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? यानी BC का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल या बुकिंग क्लर्क होता है? तो बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 का आंसर ये होगा बिफोर क्राइस्ट, यानी BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट होता है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो AD का पूर्ण रूप होगा एनो डोमिनी। क्या होगा? एनो डोमिनी होगा। ठीक है, वर्ष 50 ईसा पूर्व डैश है, यानी क्या हो जाएगा? वर्ष 50 ईसा पूर्व जो होगा वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, यानी वर्ष 50 ईसा पूर्व जो है वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो यह आ जाएगा 11वीं शताब्दी, यानी 11वीं शताब्दी ईस्वी में, क्योंकि यहाँ भी ईस्वी है, कन्फ्यूज मत होइएगा। 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व नहीं होगा आंसर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। वर्ष 1050 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन आ गया मिलान वाला। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। अब जैसे करा कि विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर और कलिंग संवत्सर कब कब होती है? तो विक्रम संवत्सर जो होता है ये होता है आपको 58 ईसा पूर्व में होता है। शक संवत्सर 78 ईस्वी में होता है, क्योंकि कनिष्क जो है राजगद्दी पर बैठा था। गुप्त संवत्सर यानी चंद्रगुप्त प्रथम चलाता है और 320 ईस्वी में होता है। और कलिंग संवत्सर जो होती है उड़ीसा, कलिंग होगा पूरा नाम, कली लिख दिया है, 3102 ईसा पूर्व होता है। ठीक है, तो मिला कर लीजिएगा। आगे है कि विक्रम संवत्सर, यानी विक्रम संवत्सर प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत्सर अब ये देखे हैं कि 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत्सर जो है प्रारंभ होती है। कब होती है? 58 ईसा पूर्व में
विक्रम संवत। शक समझौता का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल के 78 ईस्वी में हुआ था? तो शक समझौता का प्रारंभ जो है किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये हो जाएगा कनिष्क के समय में। देखिए कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछा है, SSC 2000 2008, CRPA 2008, वेस्ट बंगाल पुलिस कमीशन है 2008 में, और JPSC यानी सिविल सेवा के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि शक समझौता का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस समझौता पर आधारित है? तो यह है शक समझौता पर आधारित है। पहला महीना चैत होता है और लास्ट का महीना फागुन होता है, तो याद रखिएगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। गुप्त समझौता 319 से 20 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त समझौता किसने प्रारंभ किया था? तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम, पहले ही बताए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त समझौता का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त समझौता का प्रारंभ जो है किस उपलक्ष्य में किया था? तो ये किया था अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत कराए कि कूट में कौन कौन सही होगा? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ होता है, तो ये सही है। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी सही बात है। गुप्त संवत 319 में आरंभ हुआ था, तो 26 की बात कर लें तो ये भी सही बात है, 319 से हुआ था। और भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी में शुरुआत हुआ, नहीं 712 ईस्वी से ही शुरुआत हो गई थी। आप जानते हैं कि 712 में सिंध पर जो है दाहिर मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण किया, उसे जीत लिया था। उस समय वहाँ का राजा दाहिर हुआ करता था। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष समझौता की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो ये किस उपलक्ष्य में किया था? ये किया था अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा समझौता है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी समझौता भी कहलाता है? तो वह कौन सा समझौता हो जाएगा? 28 का सी है, यह है तैत्रकूट, यानी क्या है? तैत्रकूट समझौता, यानी थोड़ा स्पष्ट नहीं है लेकिन ये तैत्रकूट है। ठीक है, तैत्रकूटक समझौता कहलाता है। ठीक है, चालुक्य विक्रम समझौता का प्रचलन किसने किया था? तो क्वेश्चन है कि चालुक्य विक्रम समझौता का प्रचलन किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये क्या था? विक्रमादित्य 6 ने। चालुक्य विक्रम समझौता का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य 6 ने किया था। निम्नलिखित में से किस एक नए समझौता चलाने का यश प्राप्त है? तो किसे जो है एक नए समझौता चलाने का यश प्राप्त है? तो इसमें देखेंगे 30 का आंसर होगा लक्ष्मण सेन चलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 के शक संवत का वर्ष होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो हो जाएगा 1931। अगर हम इसमें से 58 घटा दें, यानी अगर कोई सीधा सा वर्ष है, जैसे 2009 शक समता का वर्ष होगा, तो इसमें से क्या करेंगे? इसको जब शक समता में चेंज करेंगे तो 58 घटा देंगे। अगर इसको विक्रम समता में बदलना होता तो 2009 में 58 ईसा पूर्व जोड़ देते। ठीक है, विक्रम समता 2070 ईस्वी समता किस रूप में अंकित मान होगा? तो ये किस रूप में होगा? तो 32 का डी है, 213 में होगा, क्योंकि इसमें से 58 ईसा पूर्व घटा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है 33 नंबर आपका क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर, विक्रम एवं शक समता के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो विक्रम एवं शक समता के बीच आरंभ जो हुआ उसमें कितने वर्षों का अंतर है? तो अंतर है आपका 135 वर्ष का। आप ऐसे जुड़िए 78 ईस्वी और 57 ईस्वी। 8 7 15 के 5 हाथ में 1,
7 5 12 1 13 135 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, यही अंतर होता है। पुलिकेशिन 1 का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो इसका जो वर्ष हो जाएगा वो हो जाएगा 600 वर्ष हो जाएगा। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? तो ये विक्रम संवत है और इसमें शक में बदलना है, तो इसको क्या करेंगे, इसका जो 35 हो जाएगा 1928 हो जाएगा। ठीक है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो किसको समझने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए। ठीक है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? तो ये क्या था, बिलर्ड लीवी ने किया था। ठीक है, और इससे क्या करते हैं, जीवाश्म वगैरह का पता लगाया जाता है। कार्बन की संख्या जिसमें जितनी कम होगी उतनी ही प्राचीन माना जाएगा कोई भी वस्तु। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर 37 का हो जाएगा डी होगा, यानी विलर्ड लीवी, और ये अमेरिका का पुरातत्ववेत्ता था। ठीक है, क्वेश्चन है कि काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो किसको अपनाते हैं? तो आप जानते हैं कार्बन 14 का अपनाया जाता है। 38 का आंसर ए होगा। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, तो जीवाश्म के लिए होगा। किसके लिए होगा? जीवाश्म के लिए होगा। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब क्या होगा, जब मानव ने लिखना सीखा। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है 600 ईसा पूर्व से। सिंधु घाटी, अगर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आग ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है। किस चीज़ का प्रमाण मिलता है जिससे सिंधु घाटी को आग ऐतिहासिक माना जाता है? तो यह है लेखन कला। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर का फर्स्ट चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप होती है? तो किसके रूप हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 22 मार्च और 21 मार्च, यानी साधारण वर्ष होगा तो 22 मार्च होगा, 1 तारीख यानी 1 चैत, और लीप वर्ष होगा तो 21 मार्च होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांट कर देखने का रिवाज चलाया? तो सबसे पहले इतिहास को 3 खंडों में बांटने का जो काम किया, प्राचीन में, मध्यकालीन में, आधुनिक में, ये क्या था, सलेरियस। कौन क्या था? सलेरियस ने क्या था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो ये चलाया था सेलेरियस ने चलाया था। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत। चैप्टर है यानी ऑब्जेक्टिव का, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का दूसरा चैप्टर है ऐतिहासिक स्रोत। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक स्रोत में क्या क्या बातें हैं। ऐतिहासिक स्रोत है, चलिए कड़ा कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। यानी बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत या राजनीतिक स्रोत। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो सही कथन क्या हो जाएगा, यानी साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। यानी इनमें से कौन सही है? तो सही पहला है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? करा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वह ऋग वेद में दिया गया है। किस वेद में दिया गया है? ऋग वेद में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? तो नहीं माना जाता पुराण।
पुराण जो है श्रुति का अंग नहीं माना था और पुराण की संख्या 18 है, आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ है? ये कौन कहता है, कौन सा ग्रंथ है? तो यह है महाभारत। महाभारत हम जानते हैं कि हमारे इतिहास में 2 ही महाकाव्य है, एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है और इसका महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। त्रिपिटक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी किस धर्म से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा बौद्धों से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? बौद्ध से जुड़ा हुआ है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक, ये भी क्वेश्चन का सार वही है कि किसका ग्रंथ है, यानी किस धर्म का है। देखते हैं, वैष्णव है, जैन है, बुद्ध है और शैव है। तो ये किस धर्म से जुड़ा है जातक? तो ये आपको हो जाएगा बौद्ध धर्म से, यानी किससे? बौद्ध धर्म से जुड़ा है। मलिंद पन्हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मलिंद पन्हो यानी मलिंद के प्रश्न और राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो मलिंद पन्हो, मलिंद के प्रश्न राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये किसके रूप में हो जाएगा? ये हो जाएगा नागसेन के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में? नागसेन बौद्ध भिक्षु था और इन दोनों के बीच संवाद होती है मलिंद पन्हो पर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये किया जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ, यानी देखिए नाम का है अर्थशास्त्र लेकिन इस पर राजनीतिक बातें की गई थी। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है राजतरंगिणी और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था और ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इसे राजाओं की नदी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ दे कि राजतरंगिणी का अन्य नाम क्या है, तो राजाओं की नदी है और कलहन की पुस्तक है। ठीक है, कश्मीर के इतिहास इसमें वर्णन है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो व्याकरण की प्रथम बुक है अष्टाध्यायी और इसके लेखक है पाणिनि, यानी किसने लिखा था? तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी लिखी थी। महाभास करा कि महाभास के रचनाकार कौन है? तो महाभास के रचनाकार कौन है, यानी महाभास के जो रचनाकार है वो कौन है? यह है पतंजलि, यानी पतंजलि जो है शुक काल के पुरोहित हुआ करता था और इन्होंने महाभास लिखा था। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो कालिदास जो है बुक लिखता है मालविका अग्निमित्रम। तो इस नाटक जो नायक कौन है इस नाटक का? तो इस नाटक का जो नायक है वो है आपको अग्निमित्र, यानी अग्निमित्र एक शासक हुआ करता था। ठीक है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित जो लिखा था ये कौन लिखा था? बाणभट्ट लिखा था और बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। तो कभी कभी पूछ लेता है कि बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन का था और हर्षचरित इन्होंने नहीं लिखा था, बाणभट्ट ने ही। विक्रमाक चरित के रचनाकार कौन है? तो विक्रमाक चरित के रचनाकार है बिल्हन। कौन है? बिल्हन। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो चंद्रवरदाई द्वारा के जो रचित है वो किसने लिखा था? तो ये कौन सा बुक लिखा है चंद्रवरदाई? तो ये लिखा है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, यानी चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियार्कस, एंटीसिरकियस, स्ट्रेबुलियस, यानी हेरोडोटस नहीं होगा। याद रखिएगा ये हेरोडोटस है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत पर सबसे पहला दौरा किया? तो ये क्या था? कौन? मेगास्थनीज किया था और मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और इन्होंने मौर्य युगीन समाज को सुखी संपन्न बताया। इनकी पुस्तक है इंडिका। तो कभी कभी पूछ लेता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज का। देखिए अगला क्वेश्चन ही है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का जो नाम है वो है इंडिका है। क्या है? इंडिका है। जियोग्राफिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? तो जियोग्राफिया करा है कि जियोग्राफिया की रचना
किसने किया था? तो जियोग्राफिया की रचना किसने किया था? 21 का सी हो जाएगा, यानी एस्ट्रेबो। किसने किया था? एस्ट्रेबो ने किया था, याद रखिएगा, एस्ट्रेबो। तो जियोग्राफिया की रचना किसने किया? एस्ट्रेबो ने किया था। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्लिनी, यानी प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। क्या है? नेचुरलिस हिस्टोरिया। क्या है? नेचुरलिस हिस्टोरिया है। एक बार दरोगा में पीटी में पूछा था क्वेश्चन 2213 में कि प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है नेचुरलिस हिस्टोरिया। पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की थी? तो पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने किया था? तो ये कौन करता है? अज्ञातनामा यूनानी लेखक। याद रखिएगा, अज्ञातनामा यूनानी लेखक करता है। फहियान कहाँ का निवासी था? फहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फहियान आता है, और ये कहाँ का था? तो चीन का था। तो याद रखेंगे, कहाँ का था ये? चीन का निवासी था, यानी फहियान जो था चीन का निवासी था। फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हम अभी बताए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान जो है भारत आता है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में कौन आता है? ह्वेनसांग आता है। ठीक है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और इसे यात्रियों का राजकुमार सीक्यू नामक ग्रंथ लिखा था। 9वीं सदी में भारत अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? क्वेश्चन है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? तो किस समाज को सुलेमान ने जो है रोहमा कहा था? तो पाल वंश को जो है रोहमा कहा था। अलबरूनी किसके शासनकाल में जो इतिहासकार था? अलबरूनी किसके शासनकाल में? तो ये महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। इन्होंने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद या भारत की खोज बुक के लेखक थे अलबरूनी। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का था? तो इब्न बतूता, क्वेश्चन है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह आया था मोरक्को से आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इब्न बतूता जो है ना, ये कहाँ से आता है? तो ये मोरक्को से आता है। इब्न बतूता कहाँ से आता है? तो ये मोरक्को से आता है। और इब्न बतूता बाद में 1333 में आता है, दिल्ली पहुँचता है, और यहाँ के शासक एम्बेटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक इसे काजी नियुक्त कर देता है। और इनकी पुस्तक का नाम बहुत फेमस है, इब्न बतूता की पुस्तक है रिहला। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फारस का सुल्तान मिर्जा शाहरुख को राजदूत यानी अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो सुंदर सा क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक किस विजयनगर शासक के शासनकाल में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो कब होता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब होती है? तो ये होता है 32 का डी 1861 ईस्वी में होता है। भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? ये है दयाराम साहनी, और इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? देखें, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज होता है, यानी 35 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन धुंधला है, लेकिन बाद बाकी हम पढ़ देंगे, आप लोग समझ आइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो हम जानते हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खोदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खोदाई के जो कौन था, इसके प्रभारी कौन थे? तो प्रभारी था 37 का आंसर बी है, कौन है? सर जॉन मार्शल। कौन है? सर जॉन मार्शल है, सर जॉन मार्शल है।
न्यूमिस्मेटिक करा कि न्यूमिस्मेटिक क्या है, तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। किसका? सिक्कों और धातुओं का जो अध्ययन है ना, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। एशिया माइनर स्थित बेगाज कोई का महत्व इसलिए है, किसके लिए है? एशिया माइनर स्थित जो बेगाज कोई अभिलेख है, इस किसके लिए मायने है इसमें? तो ये है वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इन सभी का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रीसेप था और ये 1837 में पढ़ता है। ठीक है, तो याद रखिए कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रीसेप था। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो किस भाषा और लिपि में है? तो 41 का आंसर है प्राकृत व ब्राह्मणी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं और किस लिपि में है? तो भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी हो गया। ठीक है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त होता है? अशोक के 2 अभिलेख यानी अशोक के जो है द्विभाषिक यानी 2 भाषा वाला अभिलेख यानी ग्रीक और अरमाइक कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरयकुना। कहाँ से? सरयकुना से प्राप्त होता है यानी कंधार से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? कंधार से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ये जो लिपि था ये था आपको खरोष्टी लिपि। कौन है? खरोष्टी लिपि। उसके बाद है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर जो लिखा जाता था वो कौन सा लिपि लिखा जाता था? ये लिखा जाता था खरोष्टी लिपि। कौन लिपि लिखा जाता था? खरोष्टी लिपि लिखा जाता था। किसका? खरोष्टी लिपि का। हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संवर्धित है, तो किससे संवर्धित है? हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख तो 45 देखते हैं, यह है केवल वासुदेव से। केवल वासुदेव से था। किससे था? केवल वासुदेव से। तो याद रखिए कि हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संवर्धित है केवल वासुदेव से। इनमें से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो कौन सा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। यानी हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख था शक-क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। तो याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख था जूनागढ़ अभिलेख और किस राजा से रिलेटेड था? तो ये था शक-क्षत्रप राजा रुद्रदामन से था और शक अपने को क्षत्रप कहते थे। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो काव्य शैली क्वेश्चन करा कि काव्य शैली का नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा। बताइए आप लोग भी कमेंट कीजिए। रुद्रदामन के समय। कहाँ का? रुद्रदामन के समय। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? करा कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो 49 का आंसर हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है इसका वर्णन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि का वर्णन उसके किस अभिलेख में किया जाता है? तो समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धि है किस अभिलेख में किया गया था? तो ये किया जाएगा 50 का आंसर डी होगा यानी प्रयाग से। ठीक है, प्रयाग प्रस्थिति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो महरौली यानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये किस सदी में हुआ था? तो हुआ था 4th सदी में। कब हुआ था? 4th सदी में हुआ था। दिल्ली के महरौली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी कृति है? तो ये चंद्र यानी चंद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से है। यानी क्वेश्चन है कि दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति चंद्र का है? करा कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक
उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है एरन अभिलेख में। कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? तो एरन अभिलेख का जो संबंध है ये किस शासक से है? तो यह भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से। किससे? भानुगुप्त से है। एहोल प्रस्तुति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये था किसका? एहोल प्रस्तुति के रचयिता रविकीर्ति था, चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो ये किसका दरबारी कवि था? तो ये था पुलिकेशन द्वितीय का दरबारी कवि था। किसका? पुलिकेशन द्वितीय का। हर्ष एवं पुलिकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलिकेशन के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मिलती है एहोल अभिलेख से। किससे मिलता है? एहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में है? तो कवि कालिदास का जो नाम उल्लेखित है वो किस में उल्लेखित है? तो यह है एहोल के उत्कीर्ण लेख में है। क्वेश्चन, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किसने किया? ये क्या था? राजराज वन किया था। कौन किया? राजराज वन। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की जो कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये कहाँ किस में मिलती है? तो 60 का आंसर होगा आपका ए यानी उत्तर मेरू में। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो सिक्का चला वो कब से चल रहा है भारत में सिक्का? तो यह है 600 ईसा पूर्व से जो भारत में सिक्के का प्रचलन हुआ था। कि भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। तो भारत में कौन सा मुद्रा जो सबसे प्राचीनतम है वो है आपको आहत सिक्का। क्वेश्चन है कि भारत में करा कि भारत में प्राचीनतम मुद्रा का माना जाता है। जो भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्का। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जो है इंडो बैक्टीरियन चलाया था। ठीक है, 63 की बात करें तो ये कौन है? इंडो बैक्टीरियन है। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जो सोना का जारी किया था वो कौन किया था? तो ये क्या था? कुषाण किया था। कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासक कनिष्क था, वही क्या था। किसने सोने में सर्वाधिक शुद्ध प्रयोग किया? किसने सोने में सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया? कुषाण। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय मुद्रा किस धातु में बने थे? तो ये बना था तांबा के धातु बना था। नहीं सॉरी, सीसा में। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु में बने थे? सीसा। निम्न में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? तो बड़े पैमाने पर जो स्वर्ण मुद्रा है निम्न में से कौन चलाया? तो ये चलाया कुषाण शासक जो है स्वर्ण मुद्रा चलाया था। कौन? कुषाण शासक स्वर्ण मुद्रा चलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोने में सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के हैं किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो ये क्या था? गुप्त के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? गुप्त के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो रोमन सिक्के कहाँ से मिला है? अराकमेडू से। यानी कहाँ से रोमन सिक्के मिले हैं? तो ये अराकमेडू 68 यानी अराकमेडू से मिला। ठीक है, क्वेश्चन है कि भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफा यानी गुफाओं में शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा जो सेनाओं में क्वेश्चन है गुफाओं में सवालों के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो इसे कहते थे स्वर्ण भूमि। क्वेश्चन 70 का, इसे क्या कहा जाता था? स्वर्ण भूमि कहते थे। क्या कहते थे? स्वर्ण भूमि। क्या है? स्वर्ण भूमि होता था। ठीक है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। प्लिनी की मूल कृति यानी नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखा गया नेचुरल हिस्ट्री? तो 72 का बी है, लैटिन भाषा है। किसने? लैटिन भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तो लैटिन भाषा में। क्वेश्चन है कि प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखा है? तो लैटिन भाषा में। चचनामा कह रहा है कि चचनामा यानी सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा जो है ना ये किस भाषा में लिखा गया था? तो 73 की बात करें तो ये सी है, अरबी भाषा में चचनामा लिखा गया था। ठीक है, चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहास तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? तो ये किसका व्यवसाय था? तो 74 की बात करें तो ये व्यवसाय था किसका? डी है यानी मगध का व्यवसाय था। किसका? मगध का। किसका था? मगध का था। ठीक है, मगध। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो चीनी यात्री संयुगन जो है
भारत की यात्रा जो है ये 518 से 522 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ था? तो 76 की बात करें तो क्या है 76 का ये है यानी पुलिकेशन 2 का एहोल अभिलेख। रवातक अभिलेख जो संबंधित है किससे? क्वेश्चन है कि रवातक अभिलेख संबंधित है किससे संबंधित है? रवातक अभिलेख तो 77 का सी है, यह है कनिष्क। कौन है? कनिष्क। रवातक अभिषेक जो संबंधित कनिष्क। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किसने किया था? इंडिया शब्द का प्रयोग भारतवर्ष के लिए किसने किया सबसे पहले? तो ये क्या था? हेरोडोटस। कौन किया था? हेरोडोटस किया था। क्वेश्चन है कि किसने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया यानी बोलने का काम किया? तो ये क्या था? जेम्स प्रिसेप यानी पढ़ा था इसको। निम्न से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो प्राचीन भारत की जो सबसे ऐसा लिपि जो बाएं से दाईं से बाईं ओर लिखे जाए उसे कौन सा लिपि कहते हैं? तो हो जाता है खरोष्टी लिपि, यानी खरोष्टी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, खरोष्टी लिपि को लिखने का काम किया जाता है। चलिए अगला अध्याय आपका है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अगला अध्याय क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। हम इसको कल फिर से जो है प्रागैतिहासिक काल को देखने का प्रयास करेंगे। यानी अध्याय 3 है, यानी प्रागैतिहासिक काल यानी 3 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव जो लुसेंट की बुक है सामान्य ज्ञान का जो सभी सब्जेक्ट है इसमें उसका MCQ है, तो इसको 1-2 बार वीडियो देखिए, आपको याद हो जाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।